हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। सो जैसा कि हमारे एग्ज़ाम्स अनाउंस हो चुके हैं और डेट शीट आ चुकी है, सो हमें इसकी तैयारी के लिए अपना जो रिगर्ड प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो अभी मैं जो सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करूँगी, मतलब उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनेगी सब सब्जेक्ट्स की, जैसे पहले भी बनती आई है। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का रहेगा। इसमें हम कंसिडर करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ इंकरिंग फाइनेंशियल लॉसेस रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी अराइज फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ सोर्सेज विच कैन इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन अलाइक। सीधी सी बात, फाइनेंशियल मतलब पैसा और रिस्क मतलब खतरा। पैसों का खतरा यहाँ पे हमारा है जब भी हमें एक पॉसिबिलिटी होती है दैट वी आर गोइंग टू हैव सम काइंड्स ऑफ लॉसेस फाइनेंशियली, सो वो हमारा फाइनेंशियल रिस्क होता है। ये अनसर्टेनिटी पे बेसिस होता है बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि हमारा कितना लॉस होगा और कब होगा। ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती है और किस वजह से होगा। इज ऑल ड्यू टू अनसर्टेनिटी arise from the multitude of sources which can impact individual, business and institution alike। तो यहाँ पर ये है कि जब ये भी होता है सो ये इंडिविजुअल्स, बिजनेस और इंस्टीट्यूशन सबको ही इम्पैक्ट करता है और ये डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो नुकसान पैसों का हो रहा है वो सिर्फ आपके गलत डिसीजन की वजह से हो सकता है। डैट ऑल्सो कुड बी बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस या कोई और फोर्सेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक थोड़ा सा जिस्ट है। और आपने जब डिफाइन क्वेश्चन आता है अगर पेपर में, तो अगर उसको डिफाइन आपको करनी होगी इसको फाइनेंशियल रिस्क को, तो ये अपने टर्म्स और ये लाइंस आपने मेंशन करनी है। ठीक है, रीजंस एंड द सोर्सेज ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पर आता है फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइसेस, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। ये हमारे हो गए मार्केट रिस्क जैसे। मतलब यहाँ पर यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं फाइनेंशियल रिस्क होने के, मतलब पैसों का खतरा होने के या पैसों का नुकसान होने का हमारे क्या क्या चांसेस होते हैं। या रीजंस होते हैं। रीजंस हमारे हैं मार्केट रिस्क होते हैं। मार्केट रिस्क में क्या होते हैं? एग्जांपल के लिए कि आपके मार्केट के प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आपने कुछ एक्सपेक्ट कर रखा था कि प्राइसेस बढ़ेंगे बट वो गिर गए, आपका नुकसान हो गया। आपने सोच रखा था कि पैसे जो हैं, जो भी प्राइसेस हैं मार्केट में आपकी कोई भी एसेट्स की चीज़ों के, वो घटेंगे, तो आपने पहले सेल कर दिया था बट वो बढ़ गए, आपका नुकसान हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आ जाती है आपके मार्केट रिस्क में। ठीक है, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, ये दो आपके एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद सेकंड आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क वो होता है जब आप एनेबल होते हो कोई भी शॉर्ट टर्म में एक्सपेंडिचर बुक करने के। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आप बिल्कुल ना तो कोई एसेट खरीद सकते हो ना सेल कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर लिक्विडिटी इशू, तो तब हमें एक लिक्विडिटी रिस्क होता है। तो इसके लिए एग्जांपल होता है लैक ऑफ मार्केट डेप्थ एंड द फोर्थ इज मार्केटेबिलिटी इश्यूज विच मेक्स नॉट बीइंग एबल टू क्विकली बाय और सेल एसेट्स। वही मैंने आपको बात बताई कि जब आपको कोई मार्केटेबिलिटी इश्यूज आ गए हैं कि मतलब आपके पैसे फंसे हुए हैं, ना आप बेचने पा रहे हो ना आप ख़रीदने पा रहे हो, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए, और उसकी वजह से आपके पैसे ब्लॉक हो चुके हैं और आपके पास एक्सपेंडिचर जो भी डे टू डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट टर्म आपके एक्सपेंडिचर्स थे वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका लिक्विडिटी रिस्क आता है। थर्ड टाइप हमारा होता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क होता है जब हमें डेफिशिएंसी इन इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, कि जो भी हमारे इंटरनल प्रोसेसेस है उसमें कुछ सिस्टम इश्यूज़ हैं, जो मेरे डिसीजन ले रहे हैं मैनेजमेंट्स वो ढंग से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी किस में आती है? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल प्रोसेसेस। ठीक है, या ह्यूमन फैक्टर डेफिशिएंसीज हैं कि मेरे पास इतने ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिव है ही नहीं कि मैं काम अच्छे से करा पाऊँ, तो वो हमारे हो जाते हैं ह्यूमन फैक्टर डेफिशिएंसीज। तो ये हमारा आ जाता है ऑपरेशनल रिस्क में। उसके बाद हमारा आता है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी हमारे रिस्क होते हैं इट डजेंट बिकॉज कि वो हमारे ही कुछ डिसीजंस या कुछ लैक्स की वजह से होगा, वो आउटसाइडर जो हमारे सोर्सेज हैं या फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी हमें नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी जो एक्सटर्नल एग्जांपल आ जाता है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गई,
आपने जो प्लानिंग कर रखी थी अपने इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, वो अब जो है वो ऐसी की ऐसी रह गई, तो ये आपका एक रिस्क हो गया। 8th आता है सिस्टमिक रिस्क। सिस्टमिक रिस्क में हम आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन द कोलैप्सेस विद इन एन एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम और द मार्केट। जब पूरे एक मार्केट को, नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक फर्म और द स्पेसिफिक कंपनी, बट आपका एंटायर मार्केट जो है वो ही डिस्टर्ब हो रहा है, तो जो रिस्क है वो हमारा सिस्टमिक रिस्क कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। सिस्टमिक रिस्क यहाँ पे कंसेप्ट जो है थोड़ा सा नया है और उसे हमें समझने की ज़रूरत है। दिस हैज़ सीवियर कंसिक्वेंसेस and the threat for the overall economy as it has a contingent effect। contingent effect यहाँ पे क्या है कि मतलब एक में अगर हो गया तो इसमें दूसरे में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, काइंड ऑफ अ चेन इफेक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम और अच्छे इजीली समझ सकते हैं। हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब कि अगर एक फर्म में का नुकसान कुछ हुआ या कुछ ऐसा चीज़ हुई है जिससे एक चीज़ को इम्पैक्ट हो रही है, तो वो इम्पैक्ट इतना ग्रेजुअली होता है, इंक्रीज़ होता है कि वो पूरे ऑल ओवर मार्केट को या पूरे ऑल ओवर हम बोल सकते हैं सिस्टम को जो है हैम्पर कर देता है। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें समझ आनी चाहिए, जैसे सिस्टमैटिक रिस्क ही है। ठीक है, दिस अफेक्ट्स द एंटायर मार्केट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क भी होता है जो कि स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक बंदे के फर्म के ही एसेट्स को हैम्पर या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, 3rd आ जाता है डायरेक्शनल रिस्क। ये होता है कॉस्ट ड्यू टू द मूवमेंट इन स्टॉक प्राइसेस। जब स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट की वजह से कोई रिस्क डेवलप होता है या हम बोलेंगे इमर्ज होता है, वो हमारा डायरेक्शनल रिस्क होता है। इन्वेस्टर्स हैविंग प्रोडक्शंस, जैसे कि अब एग्जांपल्स के लिए इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, या तो लॉन्ग पोजीशन करते हैं या तो शॉर्ट पोजीशन करते हैं। जिसको नहीं पता लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि लॉन्ग पोजीशन होता है व्हेन इन्वेस्टर्स प्रेफर्स to have holdings of the shares with the expectations of increasing of the prices in the future। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि उसको जो भी स्टॉक्स हैं उसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं फ्यूचर में, तो वो लॉन्ग पोजीशन होती है। एंड वेन एवर ही बिलीव्स दैट द selling of the shares is the right decision with the expectations of the decreasing of prices in the future, तो वो हमारा होता है शॉर्ट पोजीशन। जब उसको लगता है कि उसको अपने स्टॉक्स और शेयर्स जो हैं वो बेच देने चाहिए क्योंकि वो आगे आने वाले टाइम पे और उसके प्राइसेस गिर जाएंगे, तो वो हमारा शॉर्ट पोजीशन होता है। तो जब दोनों ही प्रेडिक्शंस में उसके प्राइसेस जो हैं वो उसके अनफेवर चले जाते हैं, तो जो रिस्क होता है दैट वुड बी आर डायरेक्शनल रिस्क। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल रिस्क में क्या होता है, वेरीज अपॉन द स्पीड ऑफ द मार्केट चेंजिंग। ठीक है, मतलब जो प्राइस की या मार्केट की जो स्पीड है वो ज़्यादा चेंज होती है। जैसे कि हमें पता है कि स्टॉक्स और प्राइसेस जो हैं ये सब चीज़ें ऑलरेडी इसके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, बट हाउ विग्रेसली हाउ रैपिडली इज चेंजिंग दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, आज तो अभी 1 घंटे में मार्केट ऊपर थी, 1 घंटे में मार्केट नीचे है। इन्वेस्टर्स आर टोटली कन्फ्यूज वेदर दे आर एबल टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट और नोट। ये जो चीज़ होती है वो नॉन डायरेक्शनल रिस्क की वजह से होती है। ठीक है, सो वेरीज अपॉन द स्पीड ऑफ द मार्केट चेंजिंग, नॉट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स। ये कभी ऐसा हो कि भैया एकदम ही बढ़ती जा रही है, अभी इतनी बड़ी थी अब कुछ ज़्यादा और बढ़ गई है, तो इंसान जो होता है इसमें पे कंफ्यूज हो जाता है, इन्वेस्टर्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट जो होती है वो हम यहाँ पर हमारी नॉन डायरेक्शनल में हो जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता वाली सिचुएशन। ठीक है, कि अभी होल्ड करना चाहिए या अभी निकाल लेना चाहिए, वो चीज़ जो होती है वो हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है। क्रेडिट रिस्क होता है लॉस ऑन द फेलियर ऑफ द बोरोअर्स टू फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशंस। जब जिन्होंने भी हमसे पैसा लिया है वो वापसी देने में असमर्थ या अनेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। करेंसी रिस्क आता है लॉस ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज। जब भी जो हमें लॉस होता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज, उसको हम करेंसीज रिस्क कहते हैं। जैसे हमें पता ही है कि कुछ मैंने ट्रांजेक्शन करी थी यूरोज़ में एंड देन मेरी लोकल करेंसी जो थी वो पाउंड्स थी, तो मैंने उसको कन्वर्ट करने के लिए जब उसको बुक किया तब उसमें मुझे जो है नुकसान हो गया। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, करेंसी रिस्क हो गया।
इंटरेस्ट रेट रिस्क हमारा होता है ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द बॉन्ड्स, लोन्स एक्सेट्रा। जब भी हमें चेंजेस मिलते हैं इंटरेस्ट रेट्स में, जैसे बॉन्ड्स और लोन्स में, और उसकी वजह से हमें कोई नुकसान होता है, उसे हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फॉर द बिजनेसेस, कि बिजनेसेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देखो ये सारे जो रिस्क अभी मैंने कवर करे दैट वाज जेनरिक, ठीक है, और ये भी हमारे बिजनेस रिस्क में काउंट हो सकते हैं, बट इसमें कुछ और हैं जो एडिशनली जो बिजनेस रिस्क के लिए ही एज काउंट होते हैं, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्रेडिट रिस्क वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ जो नए हैं रिस्क जो कि सिर्फ बिजनेस में ही आते हैं, देखे जाते हैं जनरली, वो है फाइनेंशियल फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क, जिसमें फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं वो, जैसे कि किसी ने फ्रॉड वगैरह कर दिया, किसी ने आइडेंटिटी थ्रेट कर दिया, साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो गया। वो जो चीज़ें होती हैं वो बिजनेसेस में हम देखेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलेटरी एंड द कंप्लायंस रिस्क। ये भी एक चीज़ है कि भैया हमें पता है कि बिज़नेस को लॉफुली चलाना ज़रूरी होता है, एल्स नहीं तो हमें पेनल्टी या फाइन्स जो है वो बियर करने पड़ते हैं। तो पेनल्टी एंड फाइन्स भी तो हमारी क्या है, काइंड ऑफ हमारा फाइनेंशियल रिस्क ही है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ फाइनेंशियल रिस्क इन द टर्म्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क हमारा होता है एक्सेसिव डेट, इम्बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। जब भी हमारा डेट ज़्यादा हो रहा है या हम इम्बैलेंस रह रहे हैं बिटवीन डेट एंड द इक्विटी, तो हमारा वो कौन सा रिस्क कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क। इसके मैनेजमेंट के लिए हम कह सकते हैं फाइनेंशियल लिवरेज हम करेंगे तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क जो है वो जो है थोड़ा सा मिनिमाइज या मैनेजेबल हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिस्क हमारा होता है फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू द रॉन्ग डिसीजन टेकिंग फॉर द बिजनेस एंड इम्प्रॉपर मार्केट रिसर्च। जब हम प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं होती है और हमने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, उसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो जाता है, सो डैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल रिस्क फॉर द गवर्नमेंट भी एज ए इंस्टीट्यूट, और हम बोल सकते हैं एज जो सेक्टर है उसको भी बहुत फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। तो वो कौन से टाइप्स हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिस्क हो गया, एग्जाम्पल के लिए जीडीपी ग्रोथ फ्लक्चुएशंस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है और जीडीपी ग्रोथ में फ्लक्चुएशंस हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ये आपका काइंड ऑफ अ रिस्क है। ठीक है, आपका खर्चा, आपके एक्सपेंडिचर्स, इन सब में आप बहुत इम्पैक्ट होने वाला है इनकी वजह से। अब आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, इम्प्लीमेंटिंग द राइट फिजिकल पॉलिसीज़। आप अपने फिजिकल पॉलिसीज़ इतनी प्रूडेंट और इतनी अच्छी बनाओ कि जिससे आप ये सब चीज़ को मिटिगेट कर सको। सेकेंड हमारा आ जाता है डाइवर्सिफाइंग द रेवेन्यू रिसोर्सेज। आप अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करो सो डैट आपको इतना नुकसान ना हो अगर जीडीपी ग्रोथ फ्लक्चुएशंस होती भी हैं तो। ठीक है, थर्ड आ जाता है मेंटेनिंग कॉन्टीजेंसी फंड्स की। कोई भी इमरजेंसी में कोई भी इमीडिएट आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने कॉन्टीजेंसी फंड्स से उसको सेट ऑफ या हम ये कर सकते हैं यूटिलाइज कर सके। सेकेंड आ जाता है रेवेन्यू रिस्क होता है चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन सच एज द टैक्स एंड इवेशन। हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज़ जस्ट एज ए टैक्स। ठीक है, बट टैक्स इवेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो भी हमारा एक रेवेन्यू रिस्क है। गवर्नमेंट को एक तरीके से फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे बियर करना पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि भैया जो भी टैक्स है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सही से होनी चाहिए। भैया अगर हमें टैक्स जिस बंदे के ऊपर लेना है तो उसकी सही से चेकिंग्स वगैरह होनी चाहिए, ऑडिट वगैरह ये सब चीज़ें ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज़ डाइवर्सिफाइंग द रेवेन्यू स्ट्रीम्स। जो भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, मतलब एक ही पे डिपेंड रह के नहीं चलना चाहिए। एक्सपेंडिचर रिस्क हमारा होता है स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर। अब एक्सपेंडिचर रिस्क है कि भाई जो भी मेरे हेल्थ केयर और इन सब के जो प्राइसेस थे, कॉस्टिंग थी, वो इंक्रीज़ हो गई। अब मैं जो भी मेरे को एक्सपेंडिचर्स करने थे, मैंने जितना बजट बनाया था उससे मुझे अब एक्सीड जाना पड़ रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ भी हमारी एक्सपेंडिचर रिस्क में आ जाती है। ठीक है, जैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर कॉस्ट। मैनेजमेंट हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंट बजटिंग, मैं बजटिंग ढंग से बनाऊँ। ठीक है, कि अगर जो भी चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी कॉस्टिंग्स हैं, वो मेरी इफेक्टिवली मैनेज हो सके। ठीक है, एंड कॉस्ट कंट्रोल ऑन द कंट्रोल मेजर्स, जो भी कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं वो भी मेरे को
ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद आता है डेट रिस्क, अराइज फ्रॉम द बोरोइंग टू फाइनेंस बजट्स, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, क्रेडिट रेटिंग डाउन ग्रेड्स। डेट रिस्क में आ जाता है जब भी हमें फाइनेंशियल बजट्स के लिए बोरोइंग करना होता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। दैट वुड बी हम कह सकते हैं नेगेटिव सिचुएशन और द अनफेवरेबल सिचुएशन, ठीक है। एंड देन क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स भी हो जाते हैं, हमारी जो रेटिंग्स होती हैं वो भी डाउनग्रेड्स हो जाती हैं। तो उसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, मॉनिटरिंग द डेट लेवल, हम कितना डेट ले रहे हैं, कितना उधार ले रहे हैं, हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। यूजिंग ऑफ द डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, और हम डेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उस स्ट्रेटजीज पे ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ आ जाता है फिस्कल पॉलिसी रिस्क, पॉलिसीज दैट इन्फ्लुएंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। जो भी हम एक तरह से पॉलिसीज़ बनाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक को मैनेज करने के लिए, वो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है। अब उसमें रिस्क हमारा कैसे हो जाता है कि जब हमारी पॉलिसी जो है इनफेक्टिव हो गई, फिस्कल हमारा इनबैलेंस हो गया, वो हमारा फिस्कल पॉलिसी रिस्क में आ जाता है। इसको हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, अडॉप्टिंग ऑफ द साउंड फिस्कल पॉलिसीज़ जो होनी चाहिए वो साउंड होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारा है एनफोर्स फिस्कल डिसिप्लिन, और हमारा जो डिसिप्लिन है, फिस्कल डिसिप्लिन है, उसको हम मतलब फिस्कल जो है पॉलिसीज है उसको हम डिसिप्लिन मैनर में एनफोर्स करें, उसको लागू करें। ऐसे ही नहीं सिर्फ वो लिखा पड़ी हुई है और उसके बाद हम उसको एनफोर्स या एग्जीक्यूट करने में अनेबल है, ठीक है। सिक्स्थ आ जाता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रिस्क, अराइज फ्रॉम द इवेंट्स सच एज लोन डिफॉल्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। जो भी हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रिस्क होता है कि जिसमें हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमें बेयर करनी पड़ती हैं, सच एज लोन डिफॉल्ट्स हो गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, ये नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, वो हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी रिस्क में आ जाती है। अब इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, असेसिंग द पोटेंशियल रिस्क, हम पहले से ही पोटेंशियल रिस्क को असेस करते चले। अगर हमें लग रहा है डिज़ास्टर्स के या कोई हम बोल सकते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ के कोई चांसेस हैं, उसके लिए पहले से हमें सेफ्टी मेजर्स लेके चलना चाहिए, या उसके लिए पहले से ही हमारा एक तरीके से कह सकते हैं रेस्पिंग या हम बोल सकते हैं सेफ्टी बजट हमारा बना होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमारा आ जाता है एस्टेब्लिशिंग रिस्क शेयरिंग मैकेनिज़्म, और हमारा रिस्क शेयरिंग मैकेनिज़्म जो है उसको भी ढंग से डेवलप्ड होना चाहिए। सेवन्थ हमारा आ जाता है लीगल एंड द रेगुलेटरी रिस्क, इसमें आ जाता है चेंजेस इन द लॉज एंड द रेगुलेशंस की, जब भी चेंजेस कुछ हुए लॉज एंड रेगुलेशंस की वजह से जो भी हमें नुकसान चीज़ें झेलनी पड़ी या जुडिशियल डिसीजंस की वजह से, वो हमारा लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क में आ जाता है। मैनेजमेंट हमारा हो सकता है इफ़ वी स्टे अपडेटेड ऑन द लीगल एंड द रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, अगर हमें पहले से ही पता हो कि क्या क्या लीगल डेवलपमेंट्स या रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स के लिए चल रहा है, तो हम उसके लिए प्रोएक्टिवली एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, ये प्लानिंग कर सकते हैं। एट्थ आ जाता है हमारा पॉलिटिकल रिस्क, चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज। दिस इज सिमिलर लाइक और वी कुड से अंडरस्टैंड सिमिलर टू सेवेंथ पॉइंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। इसमें हमारा जैसे लॉज वगैरह चेंजेस हो रहे थे और यहाँ पर हमारा पॉलिसीज़, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना चाहिए कि एड्रेस द पॉलिटिकल रिस्क थ्रू आउट द स्टेबल गवर्नेंस, हमें जो स्टेबल गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है, और जो पॉलिटिकल रिस्क हमारे आ रहे हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मेकिंग भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पता होना चाहिए हम क्या पॉलिसी बना रहे हैं, उसकी क्रिस्टल क्लियर हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क फॉर द इंडिविजुअल्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं। अब आप अपने आप से ही कहते हैं, अपने आप को इमेजिन करके समझ सकते हैं कि आपका नुकसान कहाँ कहाँ होता है, उससे आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। इनकम लॉस रिस्क, जॉब लॉस हो गई, डिक्रीज ऑन द लॉस ऑफ द इनकम आपकी कोई कट एंड शॉर्ट हो गई, उसकी वजह से जो भी आपको नुकसान हो रहा है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम लॉस रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क, आपने इन्वेस्टमेंट किया था बट उसकी परफॉर्मेंस जो भी थी आपकी इन्वेस्टमेंट्स की अच्छी नहीं रही, जैसे कि अब हम कह सकते हैं करंट सिनेरियोज जो कि हमें देखना पड़ रहा है, ठीक है, कि हमने मार्केट्स में बहुत पैसे लगाए बट नहीं उतना आया जितना हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। डेट रिस्क कि हमने उधार तो ले लिया, वापस नहीं दे पा रहे, तो वो हमारा क्या हो गया, डेट रिस्क हो गया। हेल्थ एंड डिसेबिलिटी रिस्क, मेडिकल कंडीशंस की वजह से अब मैं जॉब ज्वाइन वापसी नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा,
वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। उसमें जो भी मेरे को फाइनेंशियल रिस्क हो रहा है वो मेरा हेल्थ एंड डिसेबिलिटी रिस्क में आ जाएगा, लॉन्गेविटी रिस्क में आ जाता है। आउटलिविंग वंस फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे पास मैंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सेविंग इतनी नहीं कर रखी, अब मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ हमारी लॉन्गेविटी रिस्क में आ जाता है। इन्फ्लेशन रिस्क में आ जाता है जब मेरी परचेजिंग पावर को कोई भी चीज़ हैम्पर करती है, वो जो सिचुएशन होती है वो हमारी इन्फ्लेशन रिस्क होती है। जब महंगाई बढ़ गई, अब मैं अपनी जो भी ज़रूरतें थी, जो भी मेरी डेली रिक्वायरमेंट्स थी, वो मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ, तो वो हमारा इन्फ्लेशन रिस्क में आ जाएगा। पर्सनल लायबिलिटी रिस्क ड्यू टू द लीगल क्लेम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब भी मुझे कोई लीगल क्लेम्स हो गया है, कोई केस वेस आ गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई जिसके मुझे लिए पैसे निकालने पड़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या आ जाएगा, पर्सनल लायबिलिटी रिस्क आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क, जब भी कोई स्कैम या फिशिंग की वजह से मेरा कोई नुकसान हो गया है, ठीक है, या फ्रॉड वगैरह हो गया जिसकी वजह से मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया है, सो वो मेरा क्या कहलाएगा, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट रिस्क। प्रॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। अब यहाँ पर हम कंसिडर करने वाले हैं या समझने वाले हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं फाइनेंशियल रिस्क के। अब देखो, अब आप बोलोगे इतनी तुमने बुराई बता दी और अब तुम कह रही हो कि फ़ायदे बताओगे इसका। देखो, फ़ायदे यहाँ पर कुछ हैं, जैसे कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको जो भी हम बोल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जा करके जो प्रॉफिट हमें मिलता है, ये जो हम बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलता है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉस भी होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर द हायर रिटर्न्स। हमें अगर हायर रिटर्न्स चाहिए तो हमें कुछ हम बोल सकते हैं अलग से करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो फाइनेंशियल रिस्क की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी फॉर द हायर रिटर्न्स में मिलते हैं। हम जैसे कह सकते हैं रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। सेकंड है इनोवेशन एंड द ग्रोथ, कि जो भी हमें इनोवेशन या ग्रोथ होती है वो हमें रिस्क लेने पर ही, हमें नुकसान थोड़ा सा करने के बाद ही हम या तो कुछ नई चीज़ें लॉन्च कर पाते हैं या ग्रोथ कर पाते हैं। सो एज इन्वॉल्व विद इनोवेशन प्रोजेक्ट्स एंड द न्यू आइडियाज़, सो दिस हेल्प्स अस, ठीक है, हम कह सकते हैं। थर्ड आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन एंड द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल रिस्क की वजह से ही आप डाइवर्सिफिकेशन कर पाते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन समटाइम्स लीड अनएक्सपेक्टेड गेन, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है हमारा। फोर्थ है लर्निंग एंड द स्किल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल रिस्क के बाद आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स और ये सब चीज़ें करनी सीखी होगी, अपने एक्सपोजर आपने लिया होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा, जब थोड़ा बहुत आपने नुकसान करा होगा, या कुछ सीखने के लिए भी आपने बहुत हम बोल सकते हैं खर्चा किया होगा, तो वो चीज़ हमारी इसमें फ़ायदे में आ जाती है, ठीक है। कॉन्स ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क, कॉन्स तो आप लिख ही दोगे, भर भर के लिखोगे। पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस जो भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एंड इमोशनल गैप्स, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल गोल्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पोटेंशियल फॉर द सिस्टमिक इम्पैक्ट्स। भैया सिस्टमिक इम्पैक्ट्स हो सकता है, हम कहते हैं स्ट्रेस हो जाता है, इमोशनल गैप हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए। हमने क्या सोचा था, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, ये सब चीज़ें लेंगे, बट नहीं ले पा रहे कुछ भी, ये सब चीज़ें होती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब चीज़ें हमारा कॉन्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है। अब हम कवर करते हैं टूल्स एंड द स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एंड मैनेज। जो भी ये हमारे फाइनेंशियल रिस्क है उसको कंट्रोल या मैनेज करने के लिए जो भी टूल्स या स्ट्रेटजीज की जाती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिस्क असेसमेंट, कि भैया जान लो कि आपका रिस्क है कितना, ठीक है, और उस पर आपको मिलेगा कितना, ये सब चीज़ें आप पहले से ही जान के लो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एक ही घोड़े पे पैसे सारे नहीं लगाओ, बहुत सारी चीज़ों पर पैसे लगाओ जिससे आपका नुकसान होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। एसेट्स एलोकेशन, एसेट्स एलोकेशन कर दो, एक ही एसेट में पैसे ज़्यादा नहीं लगाओ, और भी एसेट्स में पैसे लगाओ, ठीक है, जिससे नुकसान ना हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, जितना आप नुकसान झेल सकते हो उतना पहले से ही स्टॉप लॉस लगा लो। आपको अगर लगता है कि आप इससे ज़्यादा और नुकसान नहीं झेल सकते, मैं इतना कंगला नहीं हो सकता, तो जितना आप नुकसान उठा सकते हो उतना पहले ही मार्क करके चलो, ठीक है। हेजिंग, टू ऑफसेट द पोटेंशियल लॉसेस, जो भी हमारे पोटेंशियल लॉसेस हैं उसको हम हेज करके चलें, ठीक है। उसको हम ऑफसेट या कंपेंसेट कैसे कर सकते हैं, या कौन से डिफरेंसेस से कैसे हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ों की प्लानिंग करके चले, वो हमारी हेजिंग में आ जाती है। इंश्योरेंस एज अ सेफ्टी गार्ड, इंश्योरेंस लेकर के चले कि अगर कोई हमारा नुकसान, हमें लगता है कि नुकसान हो सकता है,
तो उसका इंश्योरेंस पहले से ही ले लें कि जिससे हमारा नुकसान कम से कम हो, या अगर नुकसान हो भी जाए तो उसका कंपनसेशन हो सके। फिर आ जाता है हमारा रिस्क मॉनिटरिंग एंड रेगुलर रिव्यूज़, कि जो भी हमारे रिस्क है उसको हम मॉनिटर करते रहें कि कितना नुकसान हो रहा है, कि क्या चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्या चीज़ नहीं पहुंचा सकती, ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते रहें। एमरजेंसी फ़ंड, हमारे पास एमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए कि अगर नुकसान हो भी जाए तो हमारी डेली लाइवलीहुड में इम्पैक्ट ना हो, ठीक है, हम एकदम ही बह ना जाए। 9th हमारा आ जाता है प्रोफेशनल एडवाइस एंड एजुकेशन, और हमें प्रोफेशनल एडवाइस भी ले लेनी चाहिए और एजुकेशन भी ले लेनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि बस तुक्के भिड़ रहे हैं हम। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल रेशियोज टू मेजर द फाइनेंशियल रिस्क। अब हमारे पास कुछ भगवान की दया से हमारे पास अकाउंटिंग एक चीज़ है, उसने हम एक चीज़ डिवाइस कर रखी है कि रेशियोज हमें बता रखे हैं, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। जैसे डेट टू द इक्विटी रेशियो, डेट टू द इक्विटी रेशियो है जिसमें हमें बताता है कि फाइनेंशियल लिवरेज आपकी कैसी है, ठीक है। सुजेस्ट द हाई रिस्क ऑफ द इंसॉल्वेंसी और द डिफ़िकल्टी, वो आपको बताता है कि आपके पास कितना आप इंसॉल्वेंट हो सकते हो, कितनी आप डिफ़िकल्टी में जा सकते हो, ठीक है। इसका रेशियो हमारी होती है डेट अपॉन में इक्विटी, ठीक है। उसके बाद हमारा जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिस असेस द एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विद इट्स प्रॉफिट, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो आप उसका इंटरेस्ट कितना आप दे सकते हो, कितनी बार दे सकते हो, ये क्या चीज़ आप देने के लिए लायबल हो भी, मतलब एबल हो भी या नहीं हो, इतने हो कि आप अपना इंटरेस्ट चुका सको, तो वो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आ जाता है। करंट रेशियो आता है चेक्स द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू मेक इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जो भी हमारा करंट रेशो होती है वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म जो भी लिक्विडिटी और एबिलिटी होती है उसको चेक करती है कि आपकी जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं आप उसको पे कर पाओ, ठीक है। जैसे कि करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। क्विक रेशो होती है दिस इज़ लाइकली एज करंट रेशो बट नॉट एग्जैक्टली। लाइकली कैसे है, असेस द कैपेसिटी टू गेट रिड ऑफ द फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उससे आप मतलब उसमें पे कर सको, वो वही चीज़ आपको बताती है। बट उसमें जो हम एक तरीके से हम अपने एसेट समझते हैं, डेट इज़ मोस्ट एज ए लिक्विड एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। जितनी आपकी लिक्विड आपके हम बोल सकते हैं, जितने आपके पास अभी हाल ही में पैसे हैं या बहुत शॉर्ट पीरियड में जो आपके पैसों में एसेट्स कन्वर्ट हो सकती हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारी क्विक एसेट्स में आ जाती है। तो इसका हमारे जो रेशियो होती है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो होती है इंडिकेट्स द कैपेसिटी टू जनरेट द एडिकेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ टू कवर इट्स डेट। जब हम हमारा ये हमें बताती है कि हमारे अंदर कैपेसिटी है या नहीं है कि जो भी हमारे कैश फ्लोज हो रही हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, कि हम उससे अपना उधार चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, वो चीज़ हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो बताती है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि हमें बताती है कि हाउ मच वी आर प्रॉफिटेबल इन रिलेट्स टू द शेयर होल्डर्स इक्विटी, हम अपने शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट कमा करके दे पाते हैं, वो हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, इट मेजर्स कंपनीज प्राइसिंग पावर, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, कि अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बना रखा है, अगर हमें उससे अच्छे से मिल जाता है तो इसका मतलब हमारी प्राइसिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हमें प्राइसिंग करनी आती है, हमें मार्केट में अपनी इमेज बनानी आती है कि हम प्राइसेस उतना चार्ज कर रहे हैं तो हम इतना कम उससे ले भी पा रहे हैं, ठीक है। और हमें अपने कॉस्ट मैनेजमेंट भी करनी आती है, क्योंकि मार्जिन तो आपका तभी एक्सीड होगा ना, या तो आपके प्राइसेस ज़्यादा हो या आपकी कॉस्ट कम हो। तो प्राइसेस अगर आपकी ज़्यादा है तो भी आप इन फेवर, हम कह सकते हैं फेवरेबल सिचुएशन में हो, और अगर आपकी कॉस्ट कम है तो भी आप फेवरेबल सिचुएशन में हो। तो आपको कॉस्ट मैनेजमेंट करनी आती है, आपको प्रॉफिट कमाने आते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से। अर्निंग वॉलेटिलिटी हमारी है नॉट अ स्पेसिफिक रेशियो, ये कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है, बट इट्स जो हमें ये बताती है कि हायर अर्निंग वॉलेटिलिटी टेंड्स टू हायर डिग्री ऑफ रिस्क। वही सीधी सी बात, जितना ज़्यादा रिस्क उतना मोटा पैसा, ठीक है। ये हमारी अर्निंग वॉलेटिलिटी बताती है, ठीक है। सो मैं आपको बोलूँगी मैंने सारा ही कवर कर दिया फर्स्ट चैप्टर इसमें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।